है फ्रेंड्स, मैं हूं अनुपम और आज हम क्लास 10th की साइंस का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है। इसका डिस्कस करें पूरा आज एक ही शॉट में। इस लेक्चर पूरा खत्म करना, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर के देखना। जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? दूध से दही बनना केमिकल रिएक्शन है। मैं अपने हाथ को आगे पीछे कर रहा हूं, माइट्रोकांड्रिया एटीपी ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट रहे हैं, ठीक है, एक रिएक्शन चल रही है। जब कभी पृथ्वी बनी थी, एटमॉस्फेयर गर्म था, ज्वालामुखी थे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिलकर वाटर वेपर बना, तमाम तरह के कंपाउंड बने, केमिकल रिएक्शन हो रही है। सांस आप ले रहे हो, केमिकल रिएक्शन चल रही है। आपने खाना खाया, केमिकल रिएक्शन चल रही है। आपके स्टमक में HCl है, वहां पर खाना टूटता है, पेट के अंदर जाता है, डाइजेस्ट होता है, हर जगह केमिकल रिएक्शन चल रही होती है। बिना केमिकल रिएक्शन के जिंदा रहना ही मुश्किल है। जिंदा ही नहीं रह पाओगे बिना केमिकल रिएक्शन के। तो केमिकल रिएक्शन को आप समझ रहे हो, केमिकल रिएक्शन क्या चीज होती है। हर जगह पे केमिकल रिएक्शन चल रही होती है। अब केमिकल रिएक्शन को थोड़ा समझते हैं अच्छे तरीके से। सपोज देन मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी, कोई भी रिएक्शन आप ले सकते हो जो भी आपके मन में हो। जैसे मैंने लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के साथ जब इसको रिएक्ट करते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। ये तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब जब कभी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। हमको यहाँ पे ये नहीं समझना है, हम पहले इसका पार्ट देखते हैं कि रिएक्शन में क्या एक्चुअल में होता गया है, रिएक्शन क्या होती है। हमने यहाँ पर मैग्नीशियम लिया जो कि क्या होती है, सॉलिड होता है। हमने ऑक्सीजन लिया जो कि क्या होता है, गैस होता है। और आपके पास यहाँ पर एक अलग से सॉलिड मेटल बन जाता है, ये सॉलिड होता है। मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं, जब आपको मैग्नीशियम की पट्टी एक होती है, ठीक है, मैग्नीशियम की रिबन होती है, उसे जब जलाना स्टार्ट करोगे इतनी व्हाइट लाइट में जलता है कि जैसे बल्ब वगैरह होता है ना, पूरे रूम में उजाला उजाला हो जाता है। बहुत तगड़े तरीके से जलता है। जलाया आपने, बहुत शाइन करता है। वो जो वेल्डिंग होती है ना, जैसे उसमें लाइट निकलती है ना व्हाइट कलर की, एकदम आंखों में पड़ती है, वैसे भी लाइट निकलती है मैग्नीशियम जब जलाते हो तो। देखो, कोई भी चीज जब जलती है, कोई भी चीज कब जलती है, जब उसे ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन के साथ मिलकर जरी, यानी क्या कि उसने ऑक्सीजन के साथ उसने रिएक्शन किया है। तो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये जमीन में ऐसे ही गिर जाता है, किसी काम का नहीं होता मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ऐसे नीचे जमीन में गिर जाता है ये जल करके। तो जो मैग्नीशियम होता है जब जलता है, यानी वो दैट मीन्स वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। कोई चीज कब जलती है, जब उसको ऑक्सीजन मिल रही होती है, तभी तो जलती है ना वो। तो जब मैग्नीशियम जलाया जाता है तो ऑक्सीजन से वो रिएक्ट कर रहा होता है, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। अब जो इस तरफ का जो चीज है वो सॉलिड है, ये गैस है, और ये हमें फिर सॉलिड मिल गया। अब ये कैसे? यही होता है। सपोज देन ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, और ये मेरा बन जाएगा सी। जो सी के कैरेक्टर होंगे वो ए और बी से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। जो सी का कैरेक्टर होगा वो ए और बी से बिल्कुल डिफरेंट होगा। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इनका, इसका कैरेक्टर इन दोनों से टोटली डिफरेंट होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जो आपके अंदर जो कैरेक्टर हैं वो आपके मॉम और डैड दोनों लोगों से मिलकर आए हैं। लेकिन अब कोई ये तो नहीं कह सकता है ना कि जो आपके कैरेक्टर हैं वो स्पेशली मॉम के कैरेक्टर या स्पेशली डैड के कैरेक्टर, ये तो नहीं कोई कह सकता है ना। आपके कैरेक्टर मॉम डैड के मिलके बने, तो आपका कैरेक्टर एक अलग कैरेक्टर है। आपका जो कैरेक्टर है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो कैरेक्टर, वो अलग कैरेक्टर है, और इन दोनों का जो कैरेक्टर है, जो मॉम डैड का कैरेक्टर, ये अलग कैरेक्टर है। तो आपका कैरेक्टर यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का कैरेक्टर इन दोनों से मेल ही नहीं खाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड अलग चीज होती है, मैग्नीशियम अलग है, ऑक्सीजन अलग है। तो ए और बी मिलकर के सी बनाते हैं। समझे कुछ? और जो इस साइड का जो पार्ट होता है, इस साइड का पार्ट, इसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है, इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और इसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। इन दोनों ने मिलकर के, रिएक्टेंट ने मिलकर के प्रोडक्ट बनाया। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि ये जो आगे वाला होता है ना मैग्नीशियम, इसे कुछ लोग कहते हैं कि ये सब्सटेंस है। गलत नहीं है, सब्सटेंस भी कह सकते हो, और इसे कहते हैं रिएक्टेंट है, ठीक है, इसे कहते हैं रिएक्टेंट, इसे कहते हैं सब्सटेंस है। गलत नहीं है, वो भी सही है और ये भी सही है, जैसा आपको सही लगे। लेकिन कुछ लोग, अब यहां पर आइडेंटिफाई कर पाना काफी मुश्किल है कि कौन सब्सटेंस है, कौन कौन रिएक्टेंट है। अब वो तो तब आप आइडेंटिफाई कर पाओगे ना जब आपके पास एक परफेक्ट, आपको पता होगा कि जब आप, सपोज देन मैंने यहां पर फिनॉल लिया, ठीक है, मैं इसकी रिएक्शन करता हूं जिंक के साथ, तो यहां पर जिंक ऑक्साइड निकल जाता है। अब यहां बहुत ही इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो है वो सब्सटेंस है, ये रिएक्टेंट है, ये सब्सटेंस है, ये रिएक्टेंट। यहां पे आपको क्लियर पता चल रहा है जो सब्सटेंस होता है काफी मतलब कि मेजर रोल प्ले करता है हर रिएक्शन में। जो सब्सटेंस होता है वो ज्यादा कोई खास नहीं होता है, ठीक है। ये आपका बन जाता है बेंजीन, ठीक है, ये आपका बन जाता है बेंजीन,
क्योंकि देखो बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है C6H6, तो यहाँ पर एक O और H, O इसके साथ निकल जाता है, जिंक ऑक्साइड बना लेता है और आपका यहाँ पे बेंजीन बन जाता है। तो जो आपका बेंजीन होता है ये आपका होता है MP, और जो आपका जिंक ऑक्साइड होता है ये आपका BP होता है। मध्य प्रदेश और भोपाल नहीं होता है। इसे कहते हैं मेन प्रोडक्ट, इसे कहते हैं बाई प्रोडक्ट। ये होता है आपका मेन प्रोडक्ट, इसे कहते हैं बाई प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन ये दोनों प्रोडक्ट में ही माने जाते हैं, इनको आप प्रोडक्ट ही कहोगे। तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन ये उनको लिए है जो इनको सब्सटेंस कहते हैं, इनको रिएक्टेंट कहते हैं, लेकिन ये टोटल रिएक्टेंट होता है, इसे सब्सटेंस कहते हैं। अब ये रिएक्शन में देखो, मैंने आगे यहाँ पे 2 से गुणा किया है और यहाँ पर मैंने O के नीचे मैंने 2 लिखा है, ठीक है। तो अब जो यहाँ पर जो 2 लिखा है, ये क्या चीज है? इसे हम लोग कहते हैं कॉफिशिएंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉफिशिएंट कहते हैं हम लोग, ठीक है। इसको हम लोग, ये जो आगे जो 2 लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग कहते हैं कॉफिशिएंट, ठीक है। और जो यहाँ पे O के बाद जो 2 लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। अगर किसी कंपाउंड के आगे कोई नंबर लिखा होता है, दैट मीन्स उसका उसके साथ गुणा किया गया है, क्योंकि ये रिएक्शन अनबैलेंस थी, इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर गुणा किया गया है। जो गुणा जिससे किया गया होता है उसे कहते हैं कॉफिशिएंट, उसको कहते हैं कॉफिशिएंट। और जैसे तुम्हारा Cl2 हो जाता है, तुम्हारा O2 हो जाता है, तुम्हारा H2 हो जाता है, जितने तुम्हारे ऐसे कंपाउंड होते हैं उनको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। ये जो लास्ट में होते हैं ना, इनको कहा जाता है सबस्क्रिप्ट। समझ गए आप चीज? ये होता है आपके टोटल रिएक्टेंट होता है, ये आपका बाय प्रोडक्ट होता है, और ये आपका होता है कोफिशिएंट होता है, ठीक है। और ये आपका सबस्क्रिप्ट होता है, और कुछ लोग इसे आपका सब्सटेंस कह लेंगे, इसे रिएक्टेंट कह लेते हैं। जो पहला प्रोडक्ट बनता है उसे कुछ लोग मेन प्रोडक्ट कहते थे, तो बाद में निकलता है उसे बाय प्रोडक्ट कहते थे, ठीक है। तो ये आप ऐसे समझ सकते हो, यही होती है केमिकल रिएक्शन। ये तो केमिकल रिएक्शन थोड़ा सा बेस है। इतना समझ गए आप क्या होती है केमिकल रिएक्शन? चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ये टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकंड कलर चेंज, थर्ड चेंज जो स्टेट होता है उनका, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैंने टोटल यहाँ पे 5 पॉइंट्स लिखे हैं। फर्स्ट क्या है तुम्हारा? इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकंड कलर चेंज, थर्ड तुम्हारा स्टेट का चेंज होता है, फोर्थ तुम्हारा टेम्परेचर, 5 तुम्हारा पीपीटी, ठीक है, प्रेसिपिटेट होना। आप समझते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या होता है। सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना इवोल्यूशन ऑफ गैस कहलाता है। जिस भी केमिकल रिएक्शन से गैस निकल रही होती है उसे हम इवोल्यूशन ऑफ गैस कहते हैं। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो। तो सपोज है मैंने यहाँ पे Zn लिया हुआ है और मैं यहाँ पे इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ करवा देता हूँ, ठीक है। H2SO4 के साथ मैंने यहाँ पे इसकी रिएक्शन करवाई, क्या होगा बताओ जरा। H2SO4 क्या है, पहले जरा मुझे ये बताओ तुम। H2SO4 एक हार्ड एसिड होता है। जब कभी भी एसिड के साथ कोई भी मेटल रिएक्ट करता है तो वहां पे हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये मेरी बात हमेशा याद रखना, जब कभी भी किसी भी एसिड के साथ कोई मेटल रिएक्ट करता है तो वहां से हाइड्रोजन गैस निकलती है। समझ गए? जब भी किसी एसिड के साथ कोई मेटल रिएक्ट करता है वहां पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे H2SO4 है या क्या है, यहाँ पर जिंक या क्या है। यहाँ पर मेटल होना चाहिए, यहाँ पे एसिड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड में नहीं निकलता हाइड्रोजन, स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर क्या निकल जाएगा? Zn और वेट में जब मार्कर चेंज कर देता हूं मैं, देखो Zn और SO4, ये और ये कुछ निकलता हुआ दिख रहा है, जिंक सल्फेट, बहुत सही। ZnSO4 तुम्हारा निकल गया। अब ये हाइड्रोजन क्या है? गैस है ना, प्लस H2 तुम्हारी गैस निकल गई। समझे कि नहीं समझे? समझो जरा, जब भी किसी एसिड के साथ कोई मेटल रिएक्ट करता है तो वहां पर हाइड्रोजन गैस निकल रही होती है और वो मेटल उस कंपाउंड के साथ मिलकर के एक नया कंपाउंड बना लेता है। जैसे मैंने पहले बताया था, समझो जरा, अगर जिंक कभी भी H2SO4 के साथ अगर रिएक्शन करता है तो यहां पर जिंक और SO4, जिंक SO4 बन जाता है, ठीक है। ZnSO4 आपका बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा, प्लस आपकी हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ये आपकी रिएक्शन का एग्जांपल हो गया है, इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल है आपका। ये इवोल्यूशन ऑफ गैस का एकदम परफेक्ट एग्जांपल है। कभी भी कोई एसिड अगर किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो ये आपका देखने को मिलेगा। इसे गैस का सारे बिल्कुल इसी फॉर्मूला पर लग जाएंगे। हाइड्रोजन गैस, जो भी गैस निकल रही होगी पहले गैस निकाल दो, बाद में सबको ऐड कर दो आपस में, समझ गए?
आपका ये टोटल केस बन जाएगा। अब सेकंड क्या है, कलर चेंज। कलर चेंज कब होता है, कलर चेंज कब होता है, ऐसी कौन सी रिएक्शन जहाँ पे कलर चेंज होता है। अच्छा, जो लोग क्या कहते हैं कि थोड़ा गांव एरिया के माहौल में रहते होंगे तो उनको पता होगा कि जब कभी किसी फल को पकाना होता होगा, जब कभी केला पकाना होता होगा तो एक लाल दवा आती है, लाल दवा आती है, गुलाबी कलर की होती है, उसे लाल दवा लोग कहते हैं। बोतल में आती है, इतनी छोटी सी बोतल होती है, सीसी होती है, ठीक है, उसे लाल दवा कहते हैं। केमनोफोर होता है उसके अंदर, पोटेशियम परमेनेट होता है, वो लाल दवा होती है ना, उसे कहते हैं लाल दवा। अगर तुम कभी भी लाल दवा के अंदर, केमनोफोर के अंदर, अगर तुम कभी भी केमनोफोर के अंदर नींबू का रस, सिट्रस मिलाते हो, पहले तो समझ लो ये तुम्हारे पास एक बीकर है, तुमने एक ग्लास लिया है, ग्लास समझ लो, अपन लोग देसी टाइप के थोड़े से, ग्लास लिया तुमने, यहाँ पर क्या किया है, केमनोफोर तुमने भर दिया इसके अंदर, ठीक है, तुमने के अंदर पूरा केमनोफोर भर दिया, लाल लाल पूरा गिलास हो चुका है, एकदम लाल लाल मस्त खतरनाक टाइप का। थोड़ा माहौल बनना चाहिए यार। देखो लाल लाल टोटल हो चुका है। अब क्या होता है, तुमने इसके अंदर निचोड़ दिया नींबू, तुमने इसके अंदर निचोड़ दिया नींबू, तो अब जो ये लाल या पिंक कलर का था, अब वो टोटल जो से तुम्हारा वाटर होता है ना पानी कलर का, टोटल वैसे हो जाएगा अभी, तुम्हारा पानी कलर का भी हो जाएगा। तो कलर चेंज का एक परफेक्ट एग्जांपल है केमिनोफोर के अंदर, अगर तुम सिट्रस मिला देते हो तो कलर चेंज का एकदम परफेक्ट एग्जांपल तुम्हारा बन जाता है, किसका, ये कलर चेंज का, समझे। अगर तुम केमिनोफोर के साथ अगर तुम सिट्रस की रिएक्शन करवा देते हो तो यहाँ पर तुम्हारा कलर चेंज का एग्जांपल हो जाएगा। सिट्रस का फॉर्मूला लिखने बैठेंगे तो पूरे बोर्ड में आ जाएगा, पूरा बोर्ड में नहीं आएगा वो, बोलो सोच रहे होंगे। चेंज इन स्टेट, स्टेट में कैसे चेंज होता है, थर्ड जो तुम्हारा चेंज स्टेट, स्टेट में कैसे चेंज होता है। कैंडल होती है, मोमबत्ती, मोमबत्ती होती है ना, पहले कैसी कंडीशन में होती है, जब तू कोई मोमबत्ती जलाता है भाई, तो देख मोमबत्ती ये है ना, जब कोई मोमबत्ती जलती है तो मोमबत्ती किसी कंडीशन में, सॉलिड कंडीशन में जलने लगी, लिक्विड फॉर्म में आ गई, लिक्विड के पास कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, काम खत्म, मोमबत्ती जल गई। यही तो होता है ना, कैंडल सॉलिड होता है, जली, लिक्विड हुआ, उसके बाद में गैस में निकल गई, CO2 निकल गया, यानी कि उसका क्या डिस्चार्ज हो गई ना वो एटमोस्फेयर में। सेम अगर तो और एक एग्जांपल ले ले, घर में जा फ्रिज में वहां से एक आइस क्यूब लेकर आ, आइस क्यूब लेकर आएगा, रखना उसे ट्रे में रखना, ट्रे में रखेगा, रूम टेम्परेचर पहले तो वो अपने खुद को आपको अपने को मैनेज करेगा। वो देख कोई भी चीज होती है वो सबसे पहले अपने आप को रूम टेम्परेचर मैनेज करने की कोशिश करती है। रूम टेम्परेचर मैनेज हुई, क्या होगा, लिक्विड में हो जाएगा, थोड़ा उसे और हीट कर, रूम टेम्परेचर पर आई, यानी क्या हुआ, तूने उसे इनडायरेक्ट हीट दी, हाँ तूने उसे गर्म नहीं किया, लेकिन तब भी रूम टेम्परेचर पर आई ना, पहले वो माइनस में थी, लेकिन अब वो रूम टेम्परेचर पर आई है, तो इनडायरेक्टली उसे हीट मिली, लेकिन कहाँ से मिली है, अपने सराउंडिंग से मिली ना उसे हीट। तो वो जो तू अभी आइस क्यूब लेकर आया था, अब उसने उसने अपने सराउंडिंग से हीट लिया, अब वो लिक्विड फॉर्म में आ चुका है, अब तू उसे और हीट देगा, तो क्या हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकर जाओ उसे प्राइमर या गैस पर ले जाके गर्म कर, अब क्या होगा, वो वेपराइज हो जाएगा, गैस बन गई। तीन स्टेट तूने उसकी देखी, तो आइस क्यूब फ्रिज से लेकर आया था, सॉलिड थी, तूने उसे रूम टेम्परेचर पर रखा, लिक्विड हुई, तूने उसे गर्म किया, गैस बनकर उड़ गई। तीन कंडीशन तूने देखी। अब तू क्या करेगा, अगर तूने किसी तरीके से उस गैस को इकट्ठा किया होगा, फिर उसे ठंडा कर, लिक्विड में होगी, फिर से और ठंडा कर, माइनस में लेके जा एकदम, फिर तेरी बर्फ बन गई वो। टोटल मिला तुझे यहाँ पर तीन स्टेप देखने के लिए मिली ना, पहला सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो वैसे यहाँ पर स्टेट तुम्हारा क्या होता है, चेंज हो रहा होता है। तो ये तुम्हारा एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो जाता है तुम्हारा कैंडल टाइप की कुछ रिएक्शन जो तुम्हारी होती है, जो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों पर हो जाती हैं, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे चेंज होता है किसी रिएक्शन का, टेम्परेचर कैसे चेंज होता है किसी भी रिएक्शन का। दुकान पे जाना, 10 रुपए का बोलना मुझे कच्चा सोना चाहिए, या कहते ना बिना बुझा सोना चाहिए मुझे। मार्केट में जाना, कभी कहना मुझे बिना बुझा सोना चाहिए, वो तुझे क्या देगा, वो तुझे दे देगा कैल्शियम ऑक्साइड, तुझे देगा वो, इसे कहते हैं बिना बुझा सोना। अब एक काम करना, एक बड़े से बर्तन में ले जाके उसको रखना और उसके अंदर पानी डाल देना, वो उबाल खाने लगेगा, वो उबलने लगेगा वो, तो क्या बना लेता है वो भैया, वो बना लेता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaOH को वोल्टाइज बना लेता है वो। ये बना, कैल्शियम ऑक्साइड क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड था ना ये, माने ये कैल्शियम का ये कंपाउंड बना लेता है, इसे कहते हैं, देखो नहीं समझ में आया, नई तरीके से समझाते हैं, देखो जरा, ये तुम्हारा CaO था, कैल्शियम ऑक्साइड था, तो ये तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड था ना, तो हाँ, अब इसने क्या किया, वाटर के साथ इसने रिएक्शन कर लिया है, वाटर के 2 करो, यहाँ पे 1 कर दो, ठीक है, थोड़ा सा सही से लिख देते हैं यार,
CaOH था तुम्हारा CaO था, तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड था। यहाँ पे जब तुमने रिएक्शन करवाई वाटर के साथ, ये जो तुम्हारा CaO होता है इसे कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, अब जब तुम मार्केट से लेकर आओगे 10 रुपये बहुत सारा मिल जाता है बिना बुझा चूना, उसको जब तुम वाटर मिलाओगे तो देखो ये तुम्हारा कैल्शियम का कैल्शियम में रहेगा। अब देखो यहाँ पर O दो हो गए, हाइड्रोजन तो दो है ही, तो मैं यहाँ पर OH को होल्ड अटैच कर दूं कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हारा हो गया बुझा हुआ चूना। इनके बीच जो कुछ होता है, इतना गर्मी निकलती है इनके बीच, बिल्कुल पानी उबाल खाने लगता है। जो चूना वाला पानी होता है बिल्कुल उबाल खाने लगता है, खो 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 उबलने लगता है एकदम। और तुम कर सकते हो, जो तुम्हारे पास जिंक होता है, जिंक जिंक छोटे छोटे दाने वाला, जिंक के जो छोटे छोटे दाने होते हैं, उन जिंक के दानों को अगर तुम डायलूट H2SO4 के साथ अगर तुम रिएक्शन करवाते हो, H2SO4 लेना एक बर्तन में, उसमें जिंक के छोटे छोटे दानों को डाल देना, समझे। यहां से भी हीट निकलेगी तुम्हारी। ये सब तुम्हारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के भी एग्जांपल तुम ले सकते हो। फटाक से एक्सोथर्मिक के तुम एग्जांपल में पूछा जाए, तुम फटाक से रिएक्शन लिख सकते हो। तुम ये भी तुम रिएक्शन लिख सकते हो। जिंक सल्फेट रिएक्शन में जब हीट निकलती है, ZnSO4 बनेगा, रिएक्शन में हीट निकलेगी। ये भी तुम ले सकते हो। CaO जब तुम रिएक्शन करवाते हो वाटर के साथ तो CaOH का वोल्टेज निकलता है, इसमें भी तुम्हारी हीट निकलती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, पीपीटी का बनना, पीपीटी कैसे बनेगी, पीपीटी का बनना, पीपीटी क्या होती है समझते हैं। पीपीटी क्या होती है, प्रेसिपिटेशन होना। किसी भी रिएक्शन में तुमको प्रेसिपिटेट, अगर तुमको नीचे कोई कंपाउंड मिल रहा है, प्रेसिपिटेट होना। सपोज देन तुमने एक टेस्ट ट्यूब में कुछ लिया, अब तुमने रिएक्शन करवाया टेस्ट ट्यूब में, तुमने कुछ भी चीज तुमने डाली, ठीक है। प्रेसिपिटेशन के तमाम एग्जांपल मिल जाते हैं। जैसे मैंने बेरियम क्लोराइड ले लिया, ठीक है, BaCl2 मैंने ले लिया, अब और यहाँ मैंने ले लिया H2SO4, ठीक है। मैंने यहाँ पे BaCl2 और मैंने H2SO4 मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब मैं इनके जब मैं रिएक्शन कराऊंगा क्या बन जाएगा, देखो जरा, वही सेम टू सेम, ज्यादा कुछ करना नहीं है। BaSO4 निकल जाएगा तुम्हारा, BaSO4 निकल जाएगा, प्लस तुम्हारा H2Cl, HCl तुम्हारा निकल जाएगा। दो मॉलिक्यूल दो से आगे गुणा कर देंगे ना, तब तो पूरी रिएक्शन बैलेंस होगी। दो से गुणा कर देंगे तब पूरी रिएक्शन जाके बैलेंस होगी ना। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है, कुछ देर प्रेसिपिटेट हो जाते हैं यहाँ पर। ये तुम्हारा BaSO4 जो तुम्हारा BaSO4 होता है ना, ये तुम्हारा प्रेसिपिटेशन होता है, इसे कहते हैं पीपीटी बन जाती है। यहाँ पर नीचे इकट्ठा हो जा रहा है टोटल, ये ऊपर तुम्हारा सॉल्यूशन होता है, कोई भी जो भी होता होगा, ठीक है, HCl ही होगा रिएक्शन में, ठीक है। ऊपर तुम्हारा HCl होता है, नीचे तुम्हारा BaSO4 इकट्ठा हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। पांचों पॉइंट एकदम क्लियर है तुम्हारे, पांचों पॉइंट हो चुके हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या होता है, जब कभी कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो वहां पे हाइड्रोजन गैस निकलती है, इवोल्यूशन ऑफ गैस समझ गए। कलर चेंज, जब कभी तुम केमिनोफोर के साथ रिएक्शन करवा देते हो सिट्रस के साथ, तो कलर चेंज वहां पर हो जाता है, पिंक से एकदम ट्रांसपेरेंट कलर बन जाता है, उसे कहते हैं केमिनोफोर का कलर चेंज हो जाना, ठीक है। और चेंज ऑफ स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों समझ गए। परफेक्ट एग्जांपल वैक्स का ले लेना। मोमबत्ती जब तुम जलाते हो सॉलिड होती है, फिर उसके बाद में फिर लिक्विड में कन्वर्ट होती है, थोड़ी और हीट पाकर के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देती है। और लेना हो तो ले लेना अपना खुद का पानी, जल जीवन वाला, ठीक है। और अगर तुम्हें कोई लेना हो चेंज इन टेम्परेचर, बाजार से जाना, बिना बुझा चूना लेकर आना, 10 रुपये में तमाम चूना मिल जाएगा, उसको पानी में डालना, हीट रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वहां पे देखने को तुम्हें मिलेगी। वहां तुम्हें टेम्परेचर काफी निकलेगा, ठीक है, छूना मत, जल जाओगे, बहुत टेम्परेचर होता है। और तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, पीपीटी क्या होता है, नीचे जैसे तुमने समझ लो कि एक एग्जांपल ले लो, जैसे जो लोग नदी के किनारे वगैरह रहते हैं, तो जब अपना हैंडपंप औटते हैं, जब अपना हैंडपंप करते हैं, तो नीचे उनको बालू बैठने के लिए मिल जाती है। सेम समझ लो यहाँ पे प्रेसिपिटेट वैसे ही होता है, प्रेसिपिटेशन बिल्कुल वैसे ही होता है। चीजें नीचे तली में इकट्ठा हो जाती हैं, लेकिन वहां पर वो उसका अवशेष होते हैं, वहां पर वो गंदगी होती है, लेकिन यहाँ पर ये उसी कंपाउंड से मिलकर बना होता है, ये कहीं एक्स्ट्रा नहीं आता है कहीं से, उसी सेम कंपाउंड से प्रेसिपिटेट यहाँ पर होता है। समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए समझते हैं व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अभी तक हमने केमिकल रिएक्शन को समझ रहे थे, अब समझते हैं केमिकल इक्वेशन क्या है। मैंने यहाँ पर एक चीज लिया A, उसकी रिएक्शन करवाई B के साथ और बन गया हमारा C और D। मैंने A और B की रिएक्शन करवाई तो हमें CD मिला। CD वो बजाने वाली नहीं, प्रोडक्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन लिया, मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन लिया, मैंने रिएक्शन करवा दी, बन गया हमारा H2O। समझे कुछ, हमने यहाँ पर हाइड्रोजन लिया, हमने यहाँ पर ऑक्सीजन लिया, हमने यहाँ पर रिएक्शन कराई, बन गया हमारा H2O। अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि हमने A और B के साथ हमने रिएक्शन करवाई तो हमारा C और D बनता है,
मैं स्टार्टिंग से जैसे कहते आ रहा हूं, जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसके पास जो नेचर होता है वो हमारे सब्सटेंस और रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट होते हैं वैसे तो, लेकिन हम इसे सब्सटेंस इसे रिएक्टेंट कह सकते हैं, आप दोनों को रिएक्टेंट कह सकते हैं जैसा आपको सही लगे। हमारे रिएक्टेंट से कैरेक्टर अलग होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर ये सॉलिड होगा, ये सॉलिड होगा तो ये लिक्विड होगा, ये भी सॉलिड हो सकता है, लेकिन इसकी केमिकल नेचर, केमिकल कैरेक्टर इसका अलग होगा। यहाँ पर मैं मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ बात कर रहा हूं केमिकल कैरेक्टर की। ये आपका गैस है, ये भी आपका गैस होता है, लेकिन ये आपका लिक्विड हो जाता है। ये मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर है। लेकिन अगर मैं इसकी इंटरनल कैरेक्टर की अगर मैं देखता हूँ केमिकल कैरेक्टर, तो ये हाइड्रोजन होता है, ये ऑक्सीजन होता है, इनके पास जो अपने अलग अलग नेचर होते हैं। हाइड्रोजन जो होता है ये भी ज्वलनशील होता है, ऑक्सीजन जो होता है ये भी ज्वलनशील होता है। देखो ज्वलनशील होना केमिकल नेचर है इनका, ना कि इनका फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर ये है कि ये गैस है, जिस चीज में डालोगे, जिस कंटेनर में, उसकी दीवारों पे प्रेशर लगाएंगी। ये ज्यादा प्रेशर साथ भर दोगे लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। ये तो उनके प्रेशर पे डिपेंड करता है, वो अपना फिजिक्स का अलग चीज है। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं, ये गैस है, ये भी ज्वलनशील है, ये गैस है, ये भी ज्वलनशील है, लेकिन जो तुम्हारा वाटर बनता है ये आग को बुझाने के काम आता है। कुछ समझे? इन दोनों के पास जो नेचर है वो इसके पास नेचर नहीं होगा, इसकी केमिकल कैरेक्टर इन दोनों से अलग होंगी। माता पिता के लक्षण पुत्र में आएंगे जरूर, लेकिन टोटली इनके लक्षण आ जाएंगे ऐसा संभव नहीं है। जो लोग बायोलॉजी जानते होंगे समझ गए होंगे, थोड़ा रिलेट कर दें उनसे। प्रोडक्ट का कैरेक्टर रिएक्टेंट से मिलता जुलता नहीं होगा। मैं मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, बार बार चिल्ला रहा हूँ, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर की यहाँ बात नहीं हो रही, यहाँ पर केमिकल कैरेक्टर की बात हो रही है। केमिकल कैरेक्टर अलग होते हैं हमेशा। कैरेक्टर के हिसाब से रिएक्शन को दो पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। कौन कौन सी टाइप्स हैं? एक होती तुम्हारी बैलेंस केमिकल रिएक्शन, जो कि तुम्हारी बैलेंस होती हैं, और तुम्हारी एक होती है अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। जो तुम्हारी बैलेंस केमिकल रिएक्शन होती हैं वो तुम्हारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन को एक परफेक्ट तरीके से फॉलो करती हैं, और जो तुम्हारी अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन पर फॉलो करती हैं, लेकिन वो दिखती नहीं है। वैसे समझते हैं थोड़ा। सबसे पहले समझ लेते हैं, मार्कर जरा चेंज कर देते हैं। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होती है, और सेकंड तुम्हारा अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होती है। जो तुम्हारा बैलेंस केमिकल रिएक्शन होती हैं ये तुम देख के पता कर लोगे, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करती हैं। ठीक है, ये एलसी को फॉलो करती हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करती हैं। बैलेंस तुम्हारी केमिकल रिएक्शन क्या है, देखो जैसे कि पुराना अपना वही घिसा पीटा एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे क्योंकि केमिस्ट्री में ज्यादा हो जाता है तो लोग कंफ्यूज होने लगते हैं। जिंक SO4 की रिएक्शन अगर मैं H2SO4 के साथ करवाता हूं तो यहाँ पर आपका ZnSO4 बन जाता है और आपका हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। जितना लगा उतना ही निकला है, कुछ अलग से नहीं हुआ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी तो यही कहता है ना कि एनर्जी स्टेबल होती है, जितना लगाओगे उतना यूनिवर्स में कांस्टेंट रहती है एनर्जी। तो यहाँ पर भी सेम हो रहा है, तुमने जिंक के साथ H2SO4 की रिएक्शन करवा दी तो जिंक SO4 बन जाता और H2 निकल जाता। देखो कहीं कुछ अलग तो नहीं हो रहा है ना, एक जिंक था, एक जिंक इधर है, SO4 थे, H तुम्हारा एक था, ऑक्सीजन तुम्हारे 4 थे। ठीक है, सेम टू सेम है, हाइड्रोजन 2 थे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है। ये तुम्हारी होती है बैलेंस केमिकल रिएक्शन, यहाँ तुम्हें बैलेंस करना नहीं पड़ता है। अब समझ लेते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होती है। देखो तुम्हारी अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे तुमने Fe की रिएक्शन करवा दी तुमने H2O के साथ, और तुम्हारा Fe3O4 बन गया, और प्लस तुम्हारा यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल गई। अब ये तुम्हें रिएक्शन को देख के लग रहा होगा कि ये रिएक्शन तुम्हें बैलेंस लग रही, क्या लग रहा है तुम्हें, ये बताओ जरा मुझे। ये रिएक्शन तुम्हें बैलेंस लग रही, क्या लग रहा है तुम्हें? ये Fe है बेटा, ये Fe है। ठीक है, ये Fe है। देखो यहाँ पर तो भैया एक Fe था, यहाँ पर तुम्हारे पास आ गए हैं 3 Fe। यहाँ देखो Fe3 मैंने लिखा है, मैंने ऑक्सीजन को मैंने लिख दिया यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, लेकिन भैया यहाँ पर तो एक ही ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन तो मान के चलो ठीक है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो ये कैसे हुआ? बताओ बताओ मुझे जरा, आप ये कैसे हुआ?
बताओ, यहां पर तो एक Fe है, यहां पर 3 Fe है और यहां पर 4 ऑक्सीजन है। अब ये कैसे हो? क्योंकि ये अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होती हैं, ये अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। अब थोड़ा मैं इसे डेली लाइफ में कहता हूं, इसे कहते हैं आपका मैग्नेटाइट कहा जाता है आपको इसे। ये जो तुम्हारा होता है ना Fe3O4, ये मैग्नेटाइट होता है। अब ना समझ में आता हो, मैं आपको समझाता हूँ। जब आपका कभी लोहा घर से बाहर निकलना, जो तुम्हारी जो गेट है ना लोहे वाला, या कोई बाहर लोहे की सरिया वगैरह पड़ी होगी, या लोहे का तुम्हारे पास बाहर कुछ भी पड़ा दिख रहा है, टीन का डब्बा वगैरह बाहर लोहे का पड़ा होगा, उस पर देखना पानी की बूंद कभी डाल देना आजकल, या ऐसे खुले में पड़ा होगा तो देखना वहां पे जंग लग गई होगी, हल्की सी किसकी ना रफली हो गई होगी, घिसने पर बिल्कुल तुम्हारे हाथ में रेड रेड कुछ आ जा रहा होगा। समझ रहे हो ना जंग क्या होता है? जंग लोहे के ऊपर जो लग जाता है वो तुम्हारा ये होता है Fe3O4। जंग का फॉर्मूला क्या होता है? Fe3O4। मैग्नेटाइट का भी सेम होता है, जंग का भी सेम होता है। आयरन जब कभी वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब तुम्हारा Fe3O4 जंग बन जाता है। इसे धातु का क्षण भी कहा जाता है। धातु का क्षरण होना, धातु क्षण होना कहा जाता है इसे, समझ गए? ये तुम्हारा जंग होता है ये। अब रिएक्शन को तुम बैलेंस करना चाहो, बैलेंस कर सकते हो तुम। ये रिएक्शन बहरहाल तुम्हारा बैलेंस तुम्हें करनी पड़ेगी। यहाँ पर 3 है ना, तो तुम यहाँ पर 3 से गुणा कर दो आगे। Fe हो गए तुम्हारे 3, ऑक्सीजन तुम्हारे कितने हैं? 4 है ना तुम्हारे ऑक्सीजन, यहाँ कर दो 4 से गुणा कर दो तुम्हारे। अब देखो हाइड्रोजन तुम्हारे कितने हो गए? तुम्हारे हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गए, 4 2 8। यहाँ पे 4 सोल्यूशन करवा दो, 4 2 8 हो गए। देख लो बैलेंस है। Fe 3 थे, 3 के साथ हमने यहाँ पे गुणा कर दिया। हाइड्रोजन कितने थे हमारे पास? 8 हो गए, 8 हाइड्रोजन 4 2 8, ठीक है। ऑक्सीजन 4 थे, 4 ऑक्सीजन हो गए। अब ये रिएक्शन हो चुकी है बैलेंस। थोड़ा खिचड़ी बन गई इसके अंदर, ऐसे देख लो 3Fe प्लस H2O गिव्स आउट तुम्हारा Fe, गिव्स आउट तुम्हारा Fe3O4 प्लस 4H2। 3 के साथ यहाँ रिएक्शन करवा दे, 4 के साथ रिएक्शन यहाँ हो जाएगी, 3 4 Fe3O4 प्लस 4H2 निकल जाएगा तुम्हारा। ये तुम्हारी अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होती है। बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन समझ गए? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो महोदय आपको आपकी स्क्रीन पर कुछ टाइप्स की केमिकल रिएक्शन दिख रही होंगी। टोटल मैंने यहाँ पे 11 तरीके की केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है। तो सबसे पहले हेडिंग नोट डाउन कर लीजिए, व्हाट आर द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर उसके बाद मैंने लिखी है डीकंपोजिशन रिएक्शन, फिर मैंने लिखी थर्मल डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, फोटोलाइसिस डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, थर्मल की जो बात आती है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। टोटल मैंने यहाँ पे 11 तरीके से लिखी है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या चीज होती है समझो जरा। जब दो चीजों को हमने एक साथ मिला दिया, कंबाइन कर दिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वही होती है। समझते हैं एक एग्जांपल के साथ, बहुत बढ़िया एग्जांपल लेते हैं अपना, वही पुराना घिसा पिटा एग्जांपल लेंगे। मैग्नीशियम का एग्जांपल, ज्यादा कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर आप ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हो मैग्नीशियम को, तो वहां पर आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, व्हाइट कलर का होता है, नीचे गिर जाता है, ठीक है। ये सॉलिड होता है, बहरहाल व्हाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक है। जब आप मैग्नीशियम, दो रिएक्टेंट हैं यहाँ पर, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब आपने आपस में रिएक्शन करवाई, कोई भी चीज बर्न होती है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न होती है। दैट मींस उसने ऑक्सीजन के क्या किया है? रिएक्शन उसने ऑक्सीजन के साथ उसने रिएक्ट किया है। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। जब जलाओगे मैग्नीशियम रिबन को तुम, नीचे व्हाइट कलर का पाउडर इकट्ठा हो जाता है। मैग्नीशियम रिबन कभी मार्केट से ले आना, 150-200 रुपए मिलता है, ज्यादा महंगा नहीं मिलता है। उसे जब जलाओगे ना बहुत एक तगड़ी लाइट करता है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलवाएं, ये तुम्हारा एग्जाम्पल इसका है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन में क्या हुआ? दोनों आपस में जुड़ गई ना, देखो मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर के MgO बना ली उसने। डीकंपोजिशन में क्या होता है? कंपोज्ड है, इनको अलग कर दो, कंपोज्ड थे इनको अलग कर दो, ये डीकंपोजिशन तुम्हारा हो गया। समझे कि नहीं समझे? ये कंपोज्ड थे, अब कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें पहले जुड़ा हुआ था, ए और बी एक साथ थे, अब ए को अलग कर दो, बी को अलग कर दो, ये तुम्हारी डीकंपोजिशन रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। डीकंपोजिशन तुम्हारी रिएक्शन ये हो जाती है। फिर देखो जरा, जैसे मैंने यहां पर ले लिया तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 मैंने यहां पर ले लिया है। अब जब मैं इसको डीकंपोज करूंगा,
डिकम्पोजिशन जब मैं इसका करूंगा तो कैसे होगा ये भाई? देखो जरा, यहाँ पर तुम्हारा CaO और तुम्हारा CO2 निकल गया। यहां से देखो तुम्हारे टोटल कितने ऑक्सीजन है? 3 है। 1 2 3, 3 ऑक्सीजन थे यहाँ पर। इतना छोड़ दो, इतना तुम्हें पूरा क्लियर है। CaO कार्बन है और तुम्हारा कैल्शियम है। ऑक्सीजन तुम्हारे पास 3 है यहाँ पर। 1 ऑक्सीजन तुम्हारा यहाँ, 2 ऑक्सीजन तुम्हारे यहाँ, कार्बन ये रहा, कैल्शियम तुम्हारा ये रहा। तो एक तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट तुम्हारा टूट जाता है 2 पार्ट्स में। ये तुम्हारा हो गया डीकम्पोजिशन। समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना तुम्हारा डीकम्पोजिशन क्या होता है? समझ गए? तो तुम्हारा डीकम्पोजिशन भैया यही होता है, तुम्हारा जो कार्बन होता है ये CO2, ये तुम्हारा बहुत ही इजीली तरीके से निकल जाता है। समझे कि नहीं? नहीं समझे तुम? अगला तुम्हारा PbNO3 का होल ट्वाइस। कोई कंपाउंड दिख रहा है ना? ये हम थर्मल डिकम्पोजिशन का रिएक्शन ले रहे हैं। PbNO3 का होल ट्वाइस। अब जब हम इसको करेंगे थर्मल की प्रेजेंट में, तोड़ेंगे, यानी जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा बताओ? क्या होगा बताओ? देखो, जब हमने इसे किया हीट, तुम्हारा Pb और क्या निकल रहा है यहां से, जरा ध्यान से देखना। तुम्हारा PbO निकल रहा है। देखो जरा, हमने यहां पर निकाल दिया PbO प्लस हमने यहां पर तुम्हारा निकाला है नाइट्रोजन। कितना है यहां पर? नाइट्रोजन है तुम्हारे यहां पर 2 है। ठीक है, तो तुम यहां निकाल देते 2NO2 यहां से निकल गया। ठीक है, यानी ऑक्सीजन तुम्हारे कितने निकल चुके हैं यहां से? ऑक्सीजन महोदय तुम्हारे यहां से निकल चुके हैं 3 2 6, और ऑक्सीजन महोदय तुम्हारे यहां से टोटल निकल चुके हैं। थोड़ी यहां पर कंफ्यूजन की बात आ गई, क्योंकि यहां पर आगे 2 से गुणा हो जाएगा, नहीं तो रिएक्शन की बैलेंस नहीं होगी। रिएक्शन में आगे से आपका 2 से गुणा हो जाएगा, नहीं तो फिर आपकी रिएक्शन भाई बैलेंस नहीं होगी यार। रिएक्शन में तुम्हारी आगे से फिर 2 से गुणा हो जाएगा ना, तुम्हारी रिएक्शन में बैलेंस नहीं होगी। देखो भाई क्या होगा तुम्हारा 2PbNO3 का होल ट्वाइस हमने लिया। ठीक है, 2PbNO3 का होल ट्वाइस हमने यहाँ पे लिया है। NO3 का होल ट्वाइस हमने यहाँ पे लिया है। आगे से 2 से गुणा कर देंगे ना, रिएक्शन में बैलेंस नहीं होगी, जैसे भी दिक्कत होगी रिएक्शन बैलेंस करने में। अब यहाँ पे क्या कर देना भाई, इसको कर देना हीट। अब जब इसको हीट करेंगे तो देखो जरा, तुम्हारा यहाँ पे पीबी कितने 2 है ना, तो थोड़ा एरो इधर आ जाता है। ठीक है, तो तुम्हारा यहाँ पे 2PbO निकल जाता है। समझ गए? तुम्हारा यहाँ पे 2PbO निकल गया। अब देखो क्या निकल रहा है, नाइट्रोजन कितने यहाँ पर गिनो। नाइट्रोजन तुम्हारे पास कितने हैं यहाँ पर? ये तुम्हारे पास यहाँ पर भैया नाइट्रोजन है 4, 2 इधर, देखो 2 से गुणा यहाँ हो गया, 2 से यहाँ हो गया, तो ठीक तुम्हारा 4NO2 तुम्हारा यहाँ से निकल गया, 4N2 तुम्हारा यहाँ से निकल गया, और प्लस भाई तुम्हारा निकल जाता है यहाँ पर ऑक्सीजन O2। बैलेंस करो, देखो सही है। ऑक्सीजन को पकड़ो, बाकी सब बैलेंस हो जाएंगे। 2 4 2 8, 8 2 10, 8 2 10 2 12, 12 ऑक्सीजन है ना यहाँ पर। यहाँ देखो 3 2 6 6 2 12, रिएक्शन टोटल बैलेंस है तुम्हारी। तो ये जो तुम्हारा एग्जांपल है वो तुम्हारा किसका है? थर्मल डिकम्पोजिशन का। थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल समझ में आया? जब हम PbNO3 को हीट करते हैं तब यहां पर इनके ये कंपाउंड टूट जाते हैं। थर्मल का मतलब होता है तुम्हें उसे हीट करना पड़ेगा। समझ गए? तुम्हें उसे हीट करना पड़ेगा तुम्हारा थर्मल डिकम्पोजिशन में। ठीक, समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा है थर्मल। तुम्हारा हो गया, तुम्हारा बचता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब यह होता है कि तुमको उस कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंट में तोड़ना पड़ेगा। तुमको एक स्पेशल कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंट में तोड़ना पड़ेगा। तो देखो, हम कोई ज्यादा भयंकर कंपाउंड नहीं लेंगे, थोड़ा सिंपल वाला कंपाउंड हम ले लेंगे। हमने ले लिया भैया H2O, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, दैट मीन्स पानी। अब हम इसको क्या करेंगे, बिजली बनाते हैं। बिजली बनाते हैं भाई, बिजली। ये देखो बिजली बन गई, ये बिजली, बिजली कड़की। हमने वाटर में बिजली सप्लाई की, इलेक्ट्रिसिटी हमने सप्लाई की, तो क्या होगा देखो, तुम्हारा हाइड्रोजन अलग निकल जाता है, तुम्हारा ऑक्सीजन अलग निकल जाता है।
समझे? तुम्हारा हाइड्रोजन यहाँ से अलग होगा, तुम्हारा ऑक्सीजन यहाँ से अलग हो गया। बैलेंस मत करना वरना कांड हो जाएगा। बैलेंस करना कर देना, ठीक है। हाइड्रो जब तुम्हारा वाटर में, पानी में जब तुम्हारी बिजली को, मैंने इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया जाता है वाटर में, तब वहां पे हाइड्रोजन गैस अलग निकल जाती है, ऑक्सीजन गैस अलग निकल जाती है, ठीक है। ये गैस है और ये तुम्हारा लिक्विड होता है। समझ में आएगा तुम्हें इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन? बहुत बढ़िया, तुम्हें समझ में आया है। आपको मिलते हैं 5 करोड़ रुपए आपको समझने के लिए। अब हमारा कौन सा होता है? अब हमारा होता है फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन हमारा बहुत ही सिंपल है। सिल्वर क्लोराइड जानते हो कि नहीं जानते हो? चांदी जब रिएक्शन करती है Cl के साथ, AgCl2, ठीक है। जब तुम्हारी चांदी रिएक्शन करती है क्लोरीन के साथ, तुम्हारा AgCl2 तुम्हारा बनता है। सॉरी AgCl होता है, AgCl2 नहीं तो सिल्वर क्लोराइड होता है, ठीक है। AgCl जब रिएक्शन करता है यहाँ पर, तब देखो तुम्हारा क्या होता है ऐसी कंडीशन में। यहाँ पर जब हम फोटोलाइसिस, जब यहाँ पर हम मिला, जब सनलाइट यहाँ पर पड़ता है, सनलाइट, जब AgCl पर सनलाइट पड़ता है, 2 से गुणा क्यों कर दिए हैं आगे? क्योंकि रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी, आपको थोड़ी चीजें याद रखनी पड़ेंगी, वरना फिर आपको बाद में बैलेंस करने में दिक्कत होगी। वो मुझे याद थी तो मैंने पहले ही लिख दिया। अब देखिए आपका क्या होता है, अगर आप आगे 2 से गुणा कर देंगे तो आपका 2Ag निकल जाएगा, यानी चांदी निकल जाएगी। कुछ लोगों के मन के अंदर अब लालच पैदा हो गया होगा, AgCl बढ़िया लेकर आएंगे, मस्त चांदी निकालेंगे, क्या कहना। यहाँ पर जो आपकी चांदी निकल के आती है, हल्का सा ब्लैकिश कलर की होती है, ठीक है। हल्का सा ब्लैकिश कलर की चांदी होती है, ब्लैक कलर की हल्की सी होती है। समझ गए आप? फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन भी आप समझ गए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या चीज होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहां पर सिर्फ एक मॉलिक्यूल चेंज हो रहा हो, डिस्प्लेसमेंट होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों मॉलिक्यूल चेंज होते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपकी बहुत ही सिंपल रिएक्शन हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। हमने आपको कहा था भैया, जब कभी भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वहां पे हाइड्रोजन गैस देता है। समझ गए थे ना? बहुत ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा हमें वो बताओ कि हमने अभी एक रिएक्शन बताई थी, आगे हम जब रिएक्शन पढ़ रहे थे, जो कि बैलेंस और अनबैलेंस वाली रिएक्शन हमने कही थी, तो वहां पर एक हमने अनबैलेंस्ड रिएक्शन कही थी, तो वहां पर भी हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, वहां पर भी हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। Fe3O4 जहां निकल रहा था, जहां पर आयरन ने रिएक्शन की थी वाटर के साथ, वहां पे Fe3O4 निकला था, जिसे मैंने कहा था मैग्नेटाइट होता है, यानी जिंक होता है। वहां पर आपने देखा था कि हाइड्रोजन भी निकल रहा था। तो कुछ लोग ये मत सोच लेना कि वाटर जो होता है वो, ये रिएक्शन गलत है, वहां पर हाइड्रोजन गैस निकली यानी कि वाटर एसिड होता है या फिर वाटर कुछ और होता है। जिन्होंने वाटर को एसिड सोचा उन्होंने सही किया। देखो जो पानी होता है उसके पास डबल नेचर होते हैं। मुझे अभी जस्ट याद आ गया, क्योंकि नहीं तो फिर आप बाद में कंफ्यूज हो जाते कि भैया ने तो कहा था कि एसिड हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, लेकिन वहां पर तो उन्होंने पानी के साथ रिएक्शन करवाई थी, वाटर के साथ रिएक्शन करवाई थी। देखो जो हमने अनबैलेंस्ड रिएक्शन पढ़ी थी, थोड़ा बैक जाकर देख लेना, जो हमने अनबैलेंस्ड रिएक्शन पढ़ी थी जिसमें आयरन ने रिएक्शन किया था वाटर के साथ, तो यहाँ पे Fe3O4 निकला था, और प्लस तुम्हारा, हम लिख ही देते हैं यार, तुम्हारे आयरन ने रिएक्शन कर दी तुम्हारे वाटर के साथ, लोहे ने तुम्हारी रिएक्शन की थी वाटर के साथ, तो तुम्हारा Fe3O4 निकला था, प्लस तुम्हारा यहाँ पर और क्या निकला था, प्लस तुम्हारा हाइड्रोजन गैस निकल गई थी यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो, अब कुछ लोग ये मत समझ लेना कि ये क्या भैया ने बता दिया कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता। भैया ने तो कहा था जब कभी लोहा किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तब हाइड्रोजन गैस निकलती है, यानी रिएक्शन गलत है। ऐसा नहीं है। देखो जो तुम्हारा वाटर होता है वो डबल नेचर शो करता है, जो तुम्हारा वाटर होता है वो डबल नेचर शो करता है, इसलिए वाटर को एम्फिटेरिक कहा जाता है। वाटर एम्फिटेरिक होता है। एग्जाम्पल समझो, तुम अपने स्कूल से निकले, तुम्हें दिख गई सुंदर सी नारी, तुमने कहा यस यस ये नारी हमारे लिए ही है। अब बताओ उस टाइम में तुम्हारा जो एक्साइटमेंट लेवल हुआ वो तुम्हारा क्या हुआ? वो तुम्हारा एक्चुअल नेचर नहीं था ना। तुमने एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग तुमने खुद को उसमें ढाल लिया। तुमने सुंदर सी कन्या देखी, तुमने उसको, जो भी तुम्हारे मन में भावनाएं जागी हो, तुमने उसको देख के तुमने अपना नेचर चेंज कर लिया। वो तुम्हारा एक अलग नेचर था। अपने तुम दोस्तों के साथ गए, तुमको आप खुद को एक अल्फा मैन दिखाना है। हाँ भाई, ठीक भाई, हाँ समझ गया मैम, बस ठीक ठीक, हाँ ठीक। घर आए, मम्मी दाल चावल खाना, भिंडी की सब्जी बनी हो खाना खा ले, मत खा मम्मी भिंडी की सब्जी। तो वो तुम्हारा नेचर अलग है। तुमने 3 जगह तुमने अपने 3 अलग अलग नेचर देखे, यानी वो तुम हो तो अकेली पर्सनैलिटी, लेकिन तुम्हारे 3 नेचर थे।
फर्स्ट नेचर जब तुमने किसी सुंदर कन्या को देखा था, सेकंड नेचर जब तुम अपने दोस्तों के साथ हो तुमने अपने आप को अल्फा मैन दिखाया था, और थर्ड नेचर जब तुम घर आए तो तुमने अपने आप को मजबूर लड़का दिखाया। तो पापा 3 नेचर हो गए। वैसे यहाँ पर वाटर पे 2 नेचर शो करता है। वाटर जो होता है ये ब्रेक डाउन हमेशा होगा H+ और OH- में। अगर किसी कंपाउंड में से H+ निकल रहा होगा तो ये दैट मीन्स वो एसिडिक होता है, और OH निकल रहा होगा दैट मीन्स वो बेसिक होता है। तो वाटर के पास ये जो ग्रुप होता है वो एसिडिक होता है, ये जो होता है वो बेसिक होता है। समझ गए? तो वाटर जो होता है एम्फिटेरिक होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैं तो बाद में कंफ्यूज हो जाऊं, मुझे भी जस्ट याद आ गया। हाँ, तो हम कहाँ थे फिर? कंफ्यूज मत होना, वाटर के पास टेंडेंसी होती है। हाँ, तो हम कहाँ थे? हम थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। अगर कभी भी हम जिंक की रिएक्शन, जब कभी भी किसी मेटल की रिएक्शन हम HCl के साथ करवाते हैं, एसिड के साथ करवाते हैं, तब वहां पर हमारा Zn जो होगा Cl के साथ भाग जाता है, ZnCl बना लेगा, और हमारी हाइड्रोजन गैस बेचारी लाचार मजबूर निकल जाती है यहां से। देखो, जब भी कभी जिंक जब तुम्हें कभी सुनाई देगा कि जिंक रिएक्शन किया है, तो देखो मोस्टली रिएक्शंस में पाउडर यूज किए जाते हैं कंपाउंड के। ये नहीं कि ले भाई लोहा के साथ रिएक्शन करवानी है, एसिड में पूरा पूरा लोहा लाके डाल दिया अंदर, ऐसा नहीं होता है। वहां पर क्या किया जाता है, पाउडर यूज किया जाता है उसका, या फिर छोटे छोटे टुकड़े यूज किए जाते हैं, पूरा पूरा सरिया नहीं डाल दिया जाता है। ले भाई हमने 1 किलो बांट लेकर चले, हमको रिएक्शन करवानी है, ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है या HCl हमने उसमें डाल दिया, ऐसे नहीं होता है। वहां पर पाउडर यूज किया जाता है रिएक्शन में हमेशा, इस बात का ध्यान रखना। आप कभी लैब में रिएक्शन करो थोड़ा सावधानी से करना। वैसे हाइड्रोजन गैस निकालने का ये एक बढ़िया तरीका होता है, समझ गए? हाइड्रोजन गैस निकालने का ये बढ़िया तरीका होता है कि तुम किसी भी एसिड के साथ मेटल के रिएक्शन करवा दो, तुम्हारे पास हाइड्रोजन गैस ही गैस है। वैसे ऑक्सीजन निकालने का भी बढ़िया तरीका होता है। अगर कोविड के टाइम पर देखो कितनी सारी ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी। अगर आप जो कान में जो डालने वाली दवा होती है ना, एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, कान में डाला जाता है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कान में डालो, चुन 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 होता है, कान में डालोगे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड की रिएक्शन करवा देते हो कैमनोफोर के साथ, जो लाल दवा मैंने पिछले अभी कुछ देर पहले मैंने बताई थी, लाल दवा जिसमें मैंने नींबू मिलाने के लिए कहा था, क्या आता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। लाल दवा में अगर आप H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाते हो तो वहां पे आपको बहुत सारी ऑक्सीजन गैस आपको देखने को मिलेगी। वहां पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, भयंकर मात्रा में ऑक्सीजन गैस रिलीज निकलती है वहां से, समझ गए? अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट क्लियर कर दिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है थोड़ा सही से क्लीन कर देते हैं यार, बोर्ड रेड रेड हो चुका है। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट आपकी रिएक्शन क्या होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा था यहाँ पे सिर्फ एक चीज चेंज होती है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपकी दोनों चीज चेंज हो जाती हैं। समझो जरा, जैसे कि मैंने अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने कहा था कि मेरे पास ये A है और ये तुम्हारा B और C है। सपोज यहाँ जिंक था ना, और यहाँ पे HCl मैंने ले लिया था, ठीक है? ये मैं थोड़ा आपको पहले डिस्प्लेसमेंट से डबल डिस्प्लेसमेंट ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा समझिए। तो यहाँ पर जो A था उसने C या B के साथ वो बॉन्ड बना सकता था, तो इसने क्या किया, इसने C के साथ बॉन्ड बनाया। अगर C के साथ ही बनता, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जिंक के साथ होने जल्दी जुड़ता ही नहीं, तो देखो ये जो था जिंक जो था, इसने A ने C के साथ रिएक्शन किया, A ने C के साथ रिएक्शन किया, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ? A का C के पास डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ? A का C के पास डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। समझो जरा, A C के पास चला गया और हाइड्रोजन गैस अपनी अलग रह गई, इसके पास कुछ था ही नहीं। यहां पर जैसे कुछ और होता तब यहां पर ये B उसका रिएक्ट कर लेता, लेकिन A ने C के साथ किया तो B बेचारा ऐसे ही नल्ला रह गया। ये था डिस्प्लेसमेंट के केस में। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होता है, सेम मैं यहां पे लिखता हूं, देखो जरा, सेम मैं वैसे लिखूंगा यहां पर, जैसे कि मैंने यहां पे ले लिया A, मैंने ले लिया यहां पर B, रिएक्शन कर दी C और D। वहां पर मैंने D नहीं लिया था, मैंने वहां मैंने सिर्फ C तक लिया था। A चला जाएगा C के साथ, एक बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, B चला जाएगा D के साथ, 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ। जहां पर जिस रिएक्शन में 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा उस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। समझे कि नहीं समझे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिर्फ एक बार डिस्प्लेसमेंट हुआ था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एक बार डिस्प्लेसमेंट A C के साथ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, B D के साथ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है।
एग्जाम्पल कैसे ले लेते हैं आपका, जैसे कि मैंने ले लिया NaOH तुम्हारा कर देता है HCl के साथ रिएक्शन। सपोज देन तुम्हारा NaOH तुम्हारा कर देता है HCl के साथ रिएक्शन, समझे? क्या होगा बताओ जरा, कैसे बदलोगे? इसको मैं भेज देता हूं यहां, इतने कंपाउंड को मैं जरा मार्कर चेंज कर देता हूं आपकी सुविधा के लिए, ठीक है? मैंने इतनों को मैंने भेज दिया जाकर के यहाँ, जहां कंपाउंड बन रहे होते हैं वहीं कंपाउंड बनाना, नहीं तो Na को H के साथ जोड़ के NaH बना दो। NaCl कंपाउंड होता है ना, तो जहां कंपाउंड बन रहे होंगे कंपाउंड वही बनाना। Na ने Cl के साथ रिएक्शन कर ली, NaCl बन गया, पहला डिस्प्लेसमेंट। दूसरा डिस्प्लेसमेंट OH ने H के साथ रिएक्शन कर ली, H2O बना लिया, दूसरा डिस्प्लेसमेंट। समझे कि नहीं समझे? ये हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं। Na ने Cl के साथ बना लिया, क्या कर लिया इसने, NaCl नमक बना लिया, और H और OH ने मिलकर के पानी बना लिया। थोड़ा इसमें बाहरी कड़ियां में जोड़ना चाहूंगा। NaOH जो होता है आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और जो आपका HCl होता है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, अकॉर्डिंग टू HSAB प्रिंसिपल, हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेस का प्रिंसिपल, जो कि पियर्सन ने दिया था। उन्होंने कहा था कि हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। दैट मीन्स पियर्सन ने यह कहा था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा, वीक एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन करेगा। ये HSAB का पियर्सन ने प्रिंसिपल दिया था, हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेस। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे इन्होंने रिएक्शन क्यों किया है, क्योंकि दोनों के दोनों हार्ड हैं। एक हार्ड एसिड है तो एक हार्ड बेस है, दोनों दोनों क्या है, एकदम तगड़े टाइप के हैं। एक हार्ड एसिड था तो एक हार्ड बेस था, तभी दोनों ने रिएक्शन किया, वरना ऐसे दोनों रिएक्शन नहीं करते हैं। समझ गए ना, ऐसे दोनों रिएक्शन नहीं करते। तो यहाँ पर इन दोनों ने मिलकर के साल्ट बनाया है। जब कभी भी एसिड या बेस रिएक्शन करते हैं तो मिलकर के साल्ट बनाते हैं। कान में डाल लो बात अच्छी तरीके से, जब कभी आपको आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने को मिलेगा, एसिड और बेस वहां पर है। जब कभी भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो मिलकर के साल्ट बनाते हैं। एसिड बेस मिले, इन्होंने मिलकर के साल्ट बनाया। एसिड एक फीमेल है जो कि बहुत भड़कती हुई है। फीमेल कैसे होती है, थोड़ी थोड़ी बात पर भड़क जाती है। एसिड है जो कि बहुत भड़केलू टाइप की है। बेस है थोड़ा एकदम भड़केलू, वो भी है लेकिन इतना ज्यादा वो नहीं है। इनका आपस में जब रिएक्शन होता है तो बीच में साल्ट बन जाता है। एक स्वाद में खट्टा है, एक स्वाद में थोड़ा सा कड़वा है, और एक स्वाद में नमकीन है। तीनों के पास अपने अलग अलग नेचर है, और इन तीनों ने अपन अगले चल के इन्होंने ब्रांच बना ली अपनी अलग, एसिड बेस और साल्ट। अभी आपको आगे पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गई ना आपको, कि यहाँ पर दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है। Na रिएक्ट कर लेता है Cl के साथ, OH और H मिलकर बना लेते हैं H2O। समझ गए, ये H2O भैया, H2O है यहाँ पर, नहीं तो समझ लो OHOH क्या होता है। समझ गए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसे जब मिटा देते हैं, रब कर देते हैं, फिर आगे आपका हम देखते हैं आगे और क्या है। ठीक, अब आगे क्या आ जाती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है आपका, बताइए। प्रेसिपिटेशन में आपका क्या होता है, जरा मार्कर चेंज कर देते हैं, ब्लैक ब्लैक कंफ्यूज ना हो जाए आप। आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, देखिए जरा। जब आपका AgNO3 रिएक्शन कर लेता है, देखिए जब आपका AgNO3 जब का रिएक्शन कर लेता है NaCl के साथ, आपका जब AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन करता है सोडियम क्लोराइड के साथ, तब आपको यहां पर AgCl प्लस NaNO3 AgCl के साथ और NaNO3 के साथ मिलकर के रिएक्ट करते हैं। जो आपका AgCl होता है ये PPT बना लेता है, प्रेसिपिटेट आपको हो जाता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ये हो जाती है, AgCl आपका प्रेसिपिटेट हो जाता है। देखो मैंने यहाँ पे एरो वगैरह बनाई है, तो आप इस एक एग्जाम्पल को
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप यूज कर सकते हो कि हाँ ये भी एक एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, आप इसे यूज भी कर सकते हो। AgNO3 जहां पर रिएक्ट कर रहा है NaCl के साथ, तो Ag ने रिएक्ट कर लिया Cl के साथ, NaNO3 बन गया अलग। डबल डिस्प्लेसमेंट का भी ये एक एग्जांपल तुम उठा सकते हो, और आपको अगर पीपीटी बनानी हो तब भी आप इसका एग्जांपल उठा सकते हो। AgCl एक पीपीटी हो जाती है। पीपीटी क्या होती है पहले बता चुका हूँ। टेस्ट ट्यूब में कोई चीज लेना, कोई रिएक्शन लेना, टेस्ट ट्यूब में एक जगह AgNO3 ले लेना, उसमें NaCl डाल लेना, थोड़ा सा नमक डाल देना। AgNO3 लोगे, उसके अंदर थोड़ा नमक डाल देना, थोड़ा गर्म करना, हिलाते हो तो काइनेटिक एनर्जी देते हो, गर्म करते हो तब भी उसे एक टाइप की एनर्जी ही मिलती है। काइनेटिक एनर्जी तुम उसे हिलाते हो तो क्या होते हैं, एटम आपस में मॉलिक्यूल्स टकराते हैं, दैट मींस हीट ही एक टाइप की प्रोड्यूस होती है। ठंडियों में क्या होता है, आपस में आप हाथ रगड़ते हो ना, ठंडियों में क्या होता है, आपने हाथ रगड़ा अपना, हीट कैसे हो रही है, फिक्शन, एक घर्षण पैदा हो रहा है ना, यहाँ पर घर्षण से हीट पैदा हो रही है ना। वैसे ही सेम यहाँ पर जब तुम टेस्ट ट्यूब में रख के हिलाते हो तो यहाँ पर आपका एक रिएक्शन देखने को मिलती है। AgCl जो होता है वो नीचे इकट्ठा हो जाता है तली में, तली में आपका AgCl इकट्ठा हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। बाद में आपका NaNO3 ऊपर ही रह जाता है साथ, जैसे इसकी स्टेट होगी वैसे काम होगा, समझ गए। अब आपकी अगली एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है आपका, समझिए जरा। जब कभी भी आपकी चीजें न्यूट्रल हो रही होती हैं तो ऐसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। जब कभी भी आपकी चीजें न्यूट्रल हो रही होती तो ऐसे रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। सपोज देन, जैसे मैंने पहले बताया था कि ये एक बेस है, ये एक एसिड है, एसिड और बेस ने आपस में मिला तो साल्ट बन गए। समझ गए कि नहीं समझे भाई। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जहां पे चीजें न्यूट्रल हो रही होती हैं, ऐसे रिएक्शन जहां पर तुमने दो अलग अलग डिफरेंट टाइप के तुमने कंपाउंड्स को लिया और तुम्हें साल्ट मिल गया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको साल्ट मिलेगा लास्ट में। जिस रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन हो रहा होता है वहां पर आपको साल्ट मिलता है। NaCl ने रिएक्ट कर लिया HCl के साथ, आप ले सकते हो, आपको यहाँ पे H2SO4 लेना हो आप H2SO4 ले सकते हो। मैंने HCl ले लिया है, ठीक है, आपको एग्जांपल दे रहे हैं बस हम। Na ने Cl के साथ रिएक्शन कर लिया, NaCl साल्ट बन गया, और आपने H ने Cl के साथ रिएक्शन करके, सॉरी Na ने Cl के साथ रिएक्शन किया, सॉरी यार एग्जांपल थोड़ा गलत हो गया, मैंने सॉल्ट की रिएक्शन एसिड से करवा दी गलती से। देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपने NaOH ले लिया है आपने, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसकी रिएक्शन आप करवा देते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, HCl के साथ, तो क्या होता है देखिए जरा। Na ने Cl के साथ बॉन्ड बना करके एक सॉल्ट बना लिया इसने यहाँ पर, ठीक है, और आपने H ने OH के साथ मिलकर के बनाकर HOH बना लिया, वाटर बना लिया इसने। ये जो आपका होता है वो आपका एग्जांपल होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन का एग्जांपल क्या होता है, एक एसिड और बेस मिलकर के एक न्यूट्रल हो जाते हैं, वहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। कभी घर में आप ट्राई करना, विनेगर होता है आपके घर में, विनेगर होगा, उसमें कभी भी आप, वो हार्ड एसिड होता है ना विनेगर, विनेगर एक एसिड होता है, उसमें कभी भी आप साबुन डाल देना। साबुन जो आपको होता है बेसिक होता है, विनेगर में आप साबुन डाल दोगे तो वहां पे आपको रिएक्शन देखने की मिलेगी। ये मेरे पास एक बोतल है, बोतल में मैंने विनेगर पहले डाल दिया, ठीक, उसके ऊपर बाद मैंने साबुन डाल दिया, तो क्या होगा, साबुन डालने के बाद यहाँ पर बुज्जे निकलने लगेंगे, यहाँ पे ऊपर ये बुज्जे निकलने लगेंगे, समझे। वहां पर लेकिन उस समय वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रही होती है, उस समय वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रही होती है। जब कभी भी ऐसी रिएक्शन में तुम्हें जब तुम्हें एसिड बेस जब तुम कभी मिलाते हो आपस में साथ में, अब तुम्हें पता है कि वहां पर मैंने किसी ऐसे बेस को लिया, ऐसी एसिड को लिया जहां पर कार्बन और ऑक्सीजन इंक्लूड करते हैं, तो वहां पर जो आपका एक ऊपर बबल लाइक स्ट्रक्चर आपको कुछ निकलते हुए दिखाई देंगे, तो वहां पर उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरी होगी। हाइड्रोजन की उम्मीद मत रखना, कमी रखना, वो तो उस पर डिपेंड करता है कि आपने कौन से रिएक्टेंट लिए हैं, समझ गए। तो ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट आपकी है, हमने अब तक 9 रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया है, ये नेक्स्ट आपकी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, कभी भी किसी ऐसे कंपाउंड में जहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा होता है, अगर कहीं पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा होता है तो उससे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ऑक्सीजन ऐड होगा हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। समझिए जरा, ऑक्सीजन का जुड़ना हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन में आपका रिडक्शन आपका क्या होता है, ये हमने ऑक्सीडेशन देखा, रिडक्शन में आपका क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीजन का निकलना आपका रिडक्शन कहलाता है। ऑक्सीडेशन में क्या हुआ कि आपने ऑक्सीजन को जोड़ा है, हाइड्रोजन को निकाला है, ये आपका हो जाता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होता है कि आपने हाइड्रोजन को जोड़ा है, ऑक्सीजन को निकाला है, समझ गए,
ठीक भैया, अब जो हमारा अगला है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक से क्या समझो, यहाँ पे जो थर्मिक वर्ड यूज हुआ है वो यूज हुआ है हीट के लिए। यहाँ पर जो थर्मिक वर्ड यूज हुआ है वो हुआ है हीट के लिए, गर्मी के लिए यूज हुआ है। ऐसी रिएक्शंस जहां पर हीट निकल रही हो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो यानी क्या होता है, निकलना ना। एक्सो यानी क्या होता है, निकलना। मैं एक ऐसी रिएक्शन हूं, मैं एक ऐसा कंपाउंड हूं कि मैं हीट निकाल रहा हूं, तो मैं एक्सोथर्मिक हूं। मैं एक ऐसा कंपाउंड हूं जो मैं हीट को एब्जॉर्ब कर रहा हूं, मैं ऑब्जॉर्ब कर रहा हूं, मैं तो मैं एंडोथर्मिक हुआ। मैं समझे कि नहीं समझे। सपोज देन हमने आपको पहले भी एक, आपकी असुविधा के लिए जरा माफी चाहेंगे, गर्मी का महीना है, फोन बार बार हीट हो जा रहा है, पंखा चालू नहीं कर सकता हूँ क्योंकि नहीं तो फिर आवाज होगी बाद में, और शाम के समय वीडियो बना रहा हूँ ताकि फोन इतना ज्यादा हीट ना हो। गर्मी के मौसम में थोड़ा फोन भाई हीट हो जाता है, 3-4 बार वार्निंग आ चुकी थी और ऑटोमेटिक फोन स्विच ऑफ हो गया था अभी। चलिए ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। कहाँ थे हम, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से बता चुका था मैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। रिडक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन कहलाता है। तो ये हमारा हो चुका था, हाँ ऊपर टिक लगा हुआ है। अब देखिए एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारी क्या होती हैं। ऐसी रिएक्शन जहां पर हम, थर्मी से समझो क्या चीज, मतलब हीट से मतलब है यहाँ पर। ऐसी रिएक्शन जहां पर हम हीट को निकाल रहे होते हैं वो हमारा एक्सोथर्मिक होता है, और ऐसी रिएक्शन जहां पर हम रिएक्शन को कराने के लिए हीट दे रहे होते हैं उनको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अभी आपको बता चुका हूं कुछ देर पहले, जैसे कि हम यहाँ पर बिना बुझा चूना मार्केट से ले आना, आप तुम ये बिना बुझा चूना करके रिएक्शन देख लेना। इसकी रिएक्शन हम वाटर के साथ करवाते हैं, बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसकी रिएक्शन जो हम पानी के साथ करवाते हैं तो हमारा यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस मिल जाता है और निकलती है बहुत सारी हीट। CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है, प्लस यहाँ निकलती है बहुत सारी हीट, एकदम लाल लाल। पानी जो होगा खौलने लगेगा, लाइम वाटर एकदम खौल जाता है भाई, उंगली डालो तो नहीं फिर उंगली जल जाएगी अंदर, इतना ज्यादा खोलता हूं मैंने, प्रैक्टिकली उसे देखा है। आप एक परात ले लीजिए लोहे की, उसके अंदर आप बिना वजह चूना डालिए, पहले पाउडर फॉर्म में होता है व्हाइट व्हाइट कलर का, उसके ऊपर से आप पानी डाल दीजिए, दोनों को हिला दीजिए अच्छी तरीके से, मिक्स कर दीजिए, खोलने लगता है बिल्कुल पूरा। आपको लगेगा भाई नीचे आग भी नहीं जलाई, कैसे खोल रहा है वो। तो उस रिएक्शन में जो खोल रहा होता है ना, वहां पर हीट निकल रही होती है, उसी को कहते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में हीट निकलती है उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिस रिएक्शन को कराने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है, जिस रिएक्शन को कराने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि मैंने कैल्शियम कार्बोनेट मैंने ले लिया, मैंने इसे हीट करा दिया, तो तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बिना बुझा चूना तुम्हारा अलग हो जाता है, और प्लस तुम्हारी CO2 गैस तुम्हारी अलग हो जाती है। सही है ना, हाँ सही है। तो यहां पर मैंने क्या किया, मैंने रिएक्शन को कराने के लिए मैंने हीट दिया है, मैंने इस रिएक्शन को कराने के लिए मैंने हीट दिया है इस रिएक्शन में, तो ये हो जाती है मेरी एंडोथर्मिक रिएक्शन। फिर से टेम्परेचर वार्निंग आ रही है, फटाक से खत्म करते वीडियो यार। देखिए CaCO3 को जब मैंने गर्म किया तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन गैस अलग हो जाती है, तो ये तुम्हारी हो जाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक में हमें हीट देनी पड़ती है, देख लो, एक्सोथर्मिक में हीट निकलती है, हीट निकली यानी एक्सोथर्मिक, हीट आई रिएक्शन में, हमने रिएक्शन को कराने के लिए हीट दी, यानी ये क्या हो गई, एंडोथर्मिक हो गई। पूरा मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करवा दिया, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पूरा आपकी खत्म हो चुकी है, पूरा बकायदा एक शॉट में सब कुछ खत्म हो चुका, कुछ भी नहीं बचा है इस पूरे लेक्चर में। और आप से कहना था कि देखिए एक बार आप फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा स्टार्टिंग से, अगर आपको समझ में ना आता हो, मैंने सब कुछ कवर करवा दिया है, इससे ज्यादा आपके टॉपिक में कुछ है भी नहीं। मैंने जितना सब कुछ इंपॉर्टेंट था, जितना जरूरी था आपको पढ़ने के लिए, मैंने सब कुछ बता दिया, सारी रिएक्शन हो चुकी हैं। स्टार्टिंग से फिर से देख लेना, समझ में नहीं आता है तो ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।